ये देखो, आपको मेरे पीछे ये जो पूरे स्ट्रक्चर देखेंगे ये सब बर्फ़ से ही बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी बर्फ़ का रास्ता बना हुआ है। यहाँ भी पहले तो ये शहर है एक उल्लू नाम का, और नीचे एक ये गांव ही है या लोकेशन है, इसका नाम है कोरोना। बिल्कुल सेफ़ होती है यहाँ पे खाना पीना, आपको कभी इस चीज़ की घबराहट नहीं होगी। तो थोड़ा ये होता है कि स्मार्ट तरीके से करोगे तो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, उससे हम और ज़्यादा ट्रैवल कर पाते हैं। ये देखो भाई, कैसी कैसी गाड़ियाँ चल रही हैं, अजीब अजीब सी ATV और ये वो। चलने को मैं इसके ऊपर पैदल भी चल सकता हूँ क्योंकि पूरा जम रखा है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। लगभग टेम्परेचर -20 -25 के आसपास हो। 2 यूरो का 1 किलो केला है। ये देखो, यहाँ पे आप इस टाइप के स्कूटर टाइप से होते हैं, ये भी रेंट वगैरह करके यहाँ पे घूम फिर सकते हो। इनका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 15,000 20,000 25,000 ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे हट्स मिलती हैं। देख लो भाई, घर यहाँ पे पूरी सड़कें, सब गाड़ियाँ, ये वो सब कुछ इतना जम रखा है ना। ये देखो, ये गाड़ी खड़ी हुई है कैसे जमी हुई है। इन्हीं सभी कंट्रीज़ में ना, मतलब इनका हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ऊंची रैंक आती है, मतलब हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह आता है। ओके, तो ये मेरे पीछे जो शानदार सी ट्रेन देख रहे हो ना, ये है भाई फिनलैंड की ट्रेन। यहाँ की ट्रेन बड़ी सी बहुत ही बढ़िया होती हैं, VR कंपनी की ट्रेन होती है। मैंने इसका पूरा टूर आपको इससे पिछले वीडियो में दिया था। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, सेंटा क्लॉज से मिलवाया था। सेंटा क्लॉज का जो गांव है, ठीक है, वो उसमें मैं आपको लेके गया हुआ था। मैं हूँ अभी के लिए फिनलैंड में। फिनलैंड के बिल्कुल मैं नॉर्थ और सेंटर के आसपास हूँ, स्वीडन बॉर्डर के बिल्कुल पास। और अभी मैं पहुँचा हूँ एक केमी नाम का शहर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शहर है। एक पोर्ट सिटी है, यहाँ पे ओशन भी है, मतलब समुद्र भी है, और साथ ही में काफ़ी दिलचस्प शहर है। तो यहाँ पे मैं इसको देखने के लिए पहुँचा हूँ। अभी बस मैं यहाँ पे ट्रेन मैंने छोड़ी है। ये ट्रेन में लेके आया था रोवानेमी से। रोवानेमी एक जो शहर है नॉर्थ में, जहाँ पे हमारे को सेंटा क्लॉज जी मिले थे, और वहाँ से अभी ये केमी शहर है। ज़रा अभी केमी शहर दिखाते हैं आपको क्या कुछ है यहाँ पे, और साथ ही हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि जो फिनलैंड देश है ये कितना महंगा है। ये देखो भाई, यहाँ पे अभी अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहा था, रास्ते में मुझे क्या दिखा, पहले तो ये शहर है एक उल्लू नाम का, और नीचे एक ये गांव ही है या लोकेशन है, इसका नाम है कोरोना। तो यहाँ पे भाई टेढ़े मेढ़े नाम के ऐसे गांव और शहर आ रहे हैं भाई, देख लो। बाकी ऐसी कुछ सड़कें हैं, पूरी जमी हुई सड़कें हैं केमी की। अभी थोड़ा शाम का टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा भी होने लग गया है। बाकी आपको मैं दिन में और बढ़िया करके दिखा दूँगा कैसा माहौल है इस पूरे केमी शहर का। अभी तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, मैं पूरा पैक हो रखा हूँ, और मतलब टेम्परेचर हो रखा है लगभग -15 डिग्री के आसपास, उससे भी ज़्यादा लग रहा है। हवा भी चल रही है, उसकी वजह से और ज़्यादा ठंडा लगने लग जाता है, तो पूरा पैक रहना पड़ता है। बाकी हाथ भी, सिंगल ग्लव मैंने अभी इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मुझे कैमरा निकालना पड़ता है, बार बार टच स्क्रीन पे हाथ लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ भाई यहाँ पे दूसरे ग्लव डालने ज़रूरी होते हैं। अभी मेरी उंगलियाँ ऐसे जकड़ चुकी हैं, इवन तो मैंने ग्लव डाला हुआ है, यहाँ पे वो मोटे वाले ग्लव्स डालने पड़ते हैं। और कपड़े की मैंने भाई बहुत मोटी मोटी लेयर डाल रखी होती हैं, 2 लेयर आपको ये दिख रही है, इसके नीचे भी तीन एक लेयर होंगी। नीचे ही मैं स्की पैंट्स वगैरह, मतलब मोटी मोटी पैंट्स डाल के रखता हूँ। अदरवाइज़ इस रीजन में भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सुखा देने वाली ठंड। ये देखो भाई, कैसी कैसी गाड़ियाँ चल रही हैं, अजीब अजीब सी ATV और ये वो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने केमी में रुकने के लिए एक एयरबीएनबी बुक किया हुआ है, और उसमें ना मतलब कीलेस एंट्री बताई हुई है, मतलब हमारे को इंस्ट्रक्शन भेजी हुई है, पर्सनलेस एंट्री है, मतलब आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, एंटर करने के लिए। तो उन्होंने हमारे को एक फ़ोटो भेजी, और यहाँ पे ना इस टाइप का इन्होंने एक देखो ये लॉक लगा रखा है, जहाँ से हमारे को अपनी चाबी मिलेगी। और ये बना हुआ है बिल्कुल गटर के पास। ये देखो, गटर भी क्या, मतलब इस टाइप की पूरी बिल्डिंग है, और यहाँ पे देख लो इन्होंने इस टाइप से चाबी रखने के लिए यहाँ पे लगा रखा है। इसका कोड हमारे को दे दिया था ताकि हम इसको खोल पाएँ और यहाँ से चाबी लेके हम अपने घर के अंदर जा पाएँ। तो देख लो भाई, ऐसे तगड़े तगड़े लोग सिस्टम बना देते हैं यहाँ पे, ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर हो। ये देखो, ये इतना बड़ा यहाँ पे बेलचा भी रखा हुआ है, ये है बर्फ़ हटाने के लिए यहाँ से, और इस पूरे रास्ते से, ड्राइववे से बर्फ़ हटाने के लिए इस टाइप का बेलचा यूज़ किया जाता है। अच्छा, केमी भी ना, वैसे पूरा फिनलैंड ही बहुत महंगा है जब एकोमोडेशन की बात आती है। इससे जो पहले मेरा शहर में जिसमें मैं था, रोवानेमी, वहाँ पे कम से कम होटल जो था, रूम, एक जो प्राइवेट रूम, वो था 15,000 रुपये का। अभी जिस मैं शहर में हूँ केमी, इसमें हमारा थोड़ा सस्ता मिल गया, तभी करके हम इसमें रुकने आए हैं। मतलब दिन में हम रोवानेमी घूम आए थे, और उसके बाद शाम को हम केमी आ गए सोने के लिए। और ये केमी भी देखना था, चलो हमारे एक तीर से 2 निशाने हो गए। बाकी केमी में जो हमारे को सस्ते से सस्ता रूम मिला है, वो हमारे को एक एयरबीएनबी की उससे मिला, और उसकी हमारे को कॉस्टिंग आई है लगभग 4500 इंडियन रुपीज़ 2 लोगों के लिए। अपार्टमेंट है, साथ में किचन इंक्लूडेड है, ठीक है, वॉशरूम है, ठीक है, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप से है, पर ठीक ठाक सा बना हुआ है। लोकेशन भी ठीक है, मतलब जो हमारी रेलवे स्टेशन था वहाँ से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था।
अभी मैं ज़रा एक सुपरमार्केट में जा रहा हूँ। यहाँ पे सुपरमार्केट का नाम देख लो कितना क्लासिक है। सुपरमार्केट का नाम ही सेल है। इसके अंदर देखते हैं कितना महंगा है फ़िनलैंड। यहाँ पे ग्रोसरी के प्राइस इस हिसाब से चलते हैं। अच्छा ये देखो, ये तो सुपरमार्केट है और यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता था। बाकी चीज़ों के रेट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ना कुछ ऐसे सेक्शन बने होते हैं जहाँ पे आपको सेल का सामान मिल जाता है। जैसे अब यहाँ पे ना देखो, कोई चीज़ है, ये इसकी एक्सपायरी डेट कल की है तो इस पर 50% ऑफ आ गया। तो वैसे ये 4 यूरो की आती है नॉर्मली, एक सैलेड टाइप से है, लेकिन यहाँ पे सेल की वजह से 2 यूरो का पड़ जाएगा। इसी टाइप से सैंडविच है। तो कई कई आइटम आप अगर लकी हो तो आपको मिल जाती है जो ना सेल में आई होती हैं। बाकी मोस्टली चीज़ों पे आप देखोगे तो सेल नहीं होती है। बाकी पूरे यूरोप में ना आपको केले यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलते हैं, यहाँ दर्जन का हिसाब नहीं होता। तो देखो यहाँ पे 2 यूरो का 1 किलो केला है, जिसमें आपके 5-6 केले आएंगे तो आपके हो गए लगभग 180 रुपये। ये नॉर्मल ही रेट है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपको यही रेट मिलेगा नॉर्मल बनाना का, 2 यूरो 1 किलो का। तो भाई ऐसे महंगे देशों में अगर ट्रैवल करना है तो कहीं ना कहीं सेविंग करनी ही पड़ेगी। रहने पे लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ता में रहे, लेकिन यहाँ पे सस्ते से सस्ता भी बहुत महंगा हो जाता है हमारे इंडिया या फिर एशिया में ट्रैवल करने के हिसाब से। बाकी खाने की भी ये चीज़ें मैं अगर सस्ते में ख़रीदता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंदी चीज़ें खा रहा हूँ। ये सब चीज़ें हेल्दी होती हैं, क्योंकि यूरोप में और ख़ासकर इन देशों में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। और ये चीज़ें मतलब एक्सपायरी के पास भी पहुँच जाती हैं तो उसका मतलब भी एक्सपायरी होने के बाद भी ख़राब नहीं होती। खैर यहाँ पे तो एक्सपायरी से पहले की डेट पे बिक रही हैं तो बिल्कुल सेफ़ होती हैं। यहाँ पे खाना पीना आपको कभी इस चीज़ की घबराहट नहीं होगी। तो थोड़ा ये होता है कि स्मार्ट तरीके से करोगे तो थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, उससे हम और ज़्यादा ट्रैवल कर पाते हैं। अच्छा बाकी देखें तो भाई अंडों की बात, अंडे यहाँ पे देख लो 189, तो लगभग वही आपका 150-160 रुपये के 6 अंडे हैं। तो आपका 30 रुपये का भाई एक अंडा हो गया, 25 रुपये का एक अंडा। जैसे अभी तक मैं जिन कंट्रीज़ में घूम रहा था ना, जैसे नॉर्वे और स्वीडन, वहाँ पे तो दारू लेने के लिए, मतलब अल्कोहल लेने के लिए 4% से ज़्यादा लेना हो तो आपको स्पेशलाइज़ दुकानों में जाना पड़ता था, मतलब ठेके होते थे और बहुत महंगी मिलती थी। लेकिन अभी हम क्योंकि फ़िनलैंड में हैं तो यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया है। यहाँ पे सुपरमार्केट्स के अंदर भी आपको मिल जाती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब एक सस्ती से सस्ती वाइन भी जो पोर्टुगल में मतलब और यूरोप में आपको 2 या 3 यूरो की मिल जाएगी, यहाँ पे 10 यूरो के आसपास की है। तो यहाँ पे अल्कोहल काफ़ी महंगा है। बाकी और चीज़ों के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। खैर ये सुपरमार्केट है तो सुपरमार्केट में आपको चीज़ें सस्ती ही मिलती हैं, मतलब नॉर्मल जगहों के मुकाबले। बट अगर मैं नॉर्मल यूरोप से कंपेयर करूँगा तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही है, हल्का बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बाकी अगर हम एशिया के बारे में बात करें तो एशिया से तो बहुत ज़्यादा है ही। जैसे अब आपको ये नूडल्स वगैरह दिखेंगे तो ये देखो, नूडल का जो एक पैकेट है ये लगभग 90 सेंट का है, जो कि आपके इंडिया में जाते हैं 80 रुपये। ठीक है। और आपको मैं दिखाऊँ जैसे कि स्वीट कॉर्न का डब्बा है भाई, स्वीट मक्की का डब्बा है, इसकी कीमत है 1.5 यूरो, जो कि हो गए 140 रुपये। ठीक है। तो इस हिसाब से आपके यहाँ के रेट हैं, अब समझ ही गए होगे। ओके भाई साहब, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, अपने अपार्टमेंट से निकला, लेकिन आ जा रहा है तूफ़ान। अभी के लिए हूँ मैं केमी टाउन में। मेरे पीछे देख सकते हो पूरा ऐसे बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है भाई। यहाँ पे चलना भी मौत हो रखा है, पैक हो रखा हूँ मैं पूरा। और ये मेरे साइड में ये जो आपको पूरा खाली जगह दिख रही है ना, ये है समुद्र। ये है गल्फ़ ऑफ बोथनिया, जो कि कनेक्ट करता है लेटर बाल्टिक सी से। और बाल्टिक सी के आसपास आपको पता होगा एस्टोनिया, जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं वो आ जाती हैं, रशिया वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। अभी मैं इसके किनारे पे चल रहा हूँ। चलने को मैं इसके ऊपर पैदल भी चल सकता हूँ, क्योंकि पूरा जम रखा है भाई। ठंड बहुत ज़्यादा है, लगभग टेम्परेचर -20 -25 के आसपास होगा। और हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं, देखो बर्फ़ भी ऐसे उड़ती हुई आ रही है। अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे दुनिया की, इस टाउन में केमी में दुनिया की सबसे बड़ी स्नो कासल है, मतलब बर्फ़ से बनी हुई कासल, जिसको ये हर साल बनाते हैं। और उसको हर साल वो जब गर्मियाँ आती है तो वो पानी में, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो मैं अभी वो देखने जा रहा हूँ। अंदर से नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने इससे कुछ पहले वीडियोस में आपको एक होटल दिखाया था जो कि बहुत ही बड़ा था, मतलब इससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो वो मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया था। इनकी एंट्री टिकट बहुत महंगी होती है। इसके मैं बाहर से देखूंगा, क्योंकि मैं डिटेल में अंदर से आपको बहुत सारी चीज़ें इससे भी बेटर वाली दिखा चुका हूँ। तो ज़रा भी चलते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए छोटा सा एक ब्रिज भी आ गया है, जिसको क्रॉस करके शायद हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि तूफ़ान आ रहा है, पता नहीं लग पा रहा कि भाई कहाँ से जाना है। देखते हैं। ये देख लो, ये बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है लुमी लीना अल्लू स्नो कासल एरिया। और इसके अंदर देखो, यहाँ पे काफ़ी बड़ी ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये बिल्डिंग स्नो की नहीं है, ये बिल्डिंग कोई कासल नहीं है, ये खाली एंट्री टिकट, एग्जिट टिकट और एग्जीबिशन टाइप्स है। इसके इधर की साइड पे अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे मुझे कुछ बर्फ़ के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो वो है। बाकी यहाँ पे देखो पार्किंग भी बनी हुई है। और यहाँ से देखो बच्चे आ रहे हैं। ओहो, इनकी मैडम भी प्रेयर गा रही है, कैसे बच्चों को लेके आ रही है ना। चलो अभी हम स्नो कासल देखने चलते हैं।
ये देखो भाई, ये मैडमें चल रही हैं, इसमें बच्चे चल रहे हैं। इन्होंने ना बांध रखा है बच्चों को एक रस्सी से, ताकि अलग अलग ना हो जाए। और इनको देखो वो रेडियम वाली वो भी पहना रखी है जैकेट, ताकि भाई रिफ्लेक्शन मारते रहें, बच्चे किसी गाड़ी के नीचे। तो इतनी सेफ्टी होती है। और देखो 12-13 बच्चे हैं, उनके साथ 4 या 5 मैडमें हैं। तो भाई इतने यहाँ पे देखो तरीके से काम होता है ऐसी। इसी वजह से ना ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, मतलब फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया आपका, और नॉर्वे हो गया, देखो तूफ़ान कैसा आ रहा है। इन्हीं सभी कंट्रीज़ में ना मतलब इनका हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ऊंची रैंक आती है। मतलब हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह आता है, उसमें सबसे ज़्यादा यही कंट्री नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहती है। पीस इंडेक्स होता है, उसमें भी ये कंट्री। भाई यहाँ पे मतलब हर चीज़ के लिए, हेल्थ केयर के लिए, आपकी मतलब हर जीवन की हर सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं। उसकी वजह से लोग खुश रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। उसी वजह से ये देश ऊपर हाई रैंकिंग पे रहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्नो कासल 365, और इसके बाहर ऐसे टॉय से भी बिठा रखे हैं स्नोमैन टाइप से। और इसके इधर साइड पे आपको दिखेगा, यहाँ पे पूरा मेन इन्होंने बना रखी है कासल टाइप से। ये तो ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं लग रही है। इसके तरफ पास चल के देखते हैं क्या है। बाकी लिखा हुआ है यहाँ पे विंटर पार्क भी है। और ये देखो यहाँ पे मुझे एक और बोर्ड दिखाई दिया, लिखा हुआ है सी लैपलैंड सफारीज़। काफ़ी टाइप की यहाँ पे आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और बाकी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, देखना भी मुश्किल हो पा रहा है। ये देखो यहाँ पे आप इस टाइप के स्कूटर टाइप से होते हैं, ये भी रेंट वगैरह करके यहाँ पे घूम फिर सकते हो। ये देखो आपको मेरे पीछे ये जो पूरे स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सब बर्फ़ से ही बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी बर्फ़ का रास्ता बना हुआ है, यहाँ भी बर्फ़ से रास्ता बना हुआ है। लेकिन अभी तक एंट्री करने के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई टिकट मांगी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके अंदर जाके अब बीमार से टिकट मांगेंगे, ज़रा देखते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है विंटर पार्क करके, और बाय टिकट्स एट द रिसेप्शन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि भाई टिकट खरीदो, इससे अंदर जाना है। तो बाकी यहाँ पे भी देखोगे तो देखो ये सारा जो आपको 4 दीवारी दिख रही है, ये सब बर्फ़ से ही बनाई गई है। बाकी यहाँ पे इसके एक एंट्री गेट बना हुआ है, आई थिंक इसके अंदर जाना है तो आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई यहाँ देखो, ये भी बढ़िया यहाँ माहौल बना रखा है। ये देखो, ये देख लो भाई, ये है सारी ये यहाँ की स्नो कैसल। बाकी इसके यहाँ पे ना देखो ये रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं। ये जब नंबर लिखे हुए हैं 5 नंबर 6 नंबर, इन सबको आप रेंट पे ले सकते हो। इनका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 15,000 20,000 25,000 ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे हट्स मिलती हैं। ये सारी हट्स वार्म होती हैं, मतलब ये गर्म रहती है, इनके अंदर हीटिंग वगैरह का सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है। और बाकी इसके इधर पे ना काफ़ी ऐसे एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे आप विंटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। ज़रा इसके पास चलते हैं, देखते हैं अंदर यहाँ क्या माहौल है। हालांकि ये एरिया जिसमें मैं अभी हूँ, ये मतलब प्रॉपर आर्कटिक रीजन में भी नहीं आता, ये सब आर्कटिक रीजन है। लेकिन यहाँ पे आज यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है और इतना ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है कि भाई मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे फ़ील हो रहा है कि आज मेरा सबसे ठंडा दिन है। मेरे को अभी 3 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट कि मैं इसी कंट्रीज़ में घूम रहा हूँ, ये बर्फ़ीली कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेविया में। लेकिन आज का दिन काफ़ी ठंड वाला है। ऐसा लग रहा है कि अभी आज मैं सबसे ऊंचाई पे हूँ, सबसे ज़्यादा नॉर्थ में हूँ, नॉर्थ पोल ही पहुँच गया हूँ। तो ये कासल के इधर भी ना, यहाँ पे देखो काफ़ी सारी इन्होंने स्नोमोबिल वगैरह खड़ी कर रखी हैं। ये पूरा समुद्र का एरिया है जो गल्फ़ ऑफ बोथनिया है, और उसके यहाँ पे लोग काफ़ी विंटर स्पोर्ट्स करते हैं। अभी ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पे गए हुए हैं, यहाँ पे देखो स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये एक पूरा ग्रुप है, जो आप ऐसे ग्रुप में आते हो तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने ना कुछ इस टाइप की गाड़ियाँ भी खड़ी कर रखी हैं। एक थोड़ी कवर्ड है तो इसके अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको। इसके अंदर रेनडियर की इन्होंने स्किन वगैरह भी रखी हुई है। ये भी मतलब ऐसे टूरिंग के लिए स्लेज वाली है, इनको स्नोमोबिल के पीछे बांध देते हैं और उसके बाद इन पे आप अपना घूम फिर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी ये बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी हुई हैं। ये देखो, ये पूरा एक बहुत बड़ी बर्फ़ की सिल्ली है। इन्हीं सिल्लियों को यूज़ किया जाता है एक के ऊपर एक रख के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दिख रहा है सांपो। तो सांपो एक ये काइंड ऑफ ब्रांड है। ये सांपो के यहाँ पे शिप चलते हैं जो पूरे आर्कटिक रीजन में चलते हैं, और इनमें काफ़ी ज़्यादा आइस ब्रेकर शिप भी होते हैं, मतलब जो बर्फ़ को तोड़ते हुए, क्योंकि समुद्र इस टाइम पे जम जाता है। तो यहाँ पे अगर केमी में आप करना चाहो तो आप यहाँ से आइस ब्रेकर शिप का टूर भी ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, मतलब 300-400 यूरो 30-40 हज़ार रुपये के आसपास आपको खर्चने पड़ते हैं एक दिन के टूर के लिए। और उसमें आपको मतलब शिप में लेके जाते हैं और वहाँ पर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। आप देख सकते हो एक शिप चल रहा है, बर्फ़ टूट रही है, तो ये उसी का ही एक नमूना रखा हुआ है। पुराने टाइप की बोट है, इसके आगे काइंड ऑफ टरबाइन भी रखा हुआ है। तो ये सब माहौल है भाई इस स्नो कैसल में। बाकी यहाँ पे भी रेस्टोरेंट वगैरह होता है अगर खाना वगैरह खाना हो। मेरा भी प्लान है नहीं इसके अंदर जाने का, बाहर से घूम लिया, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं जाके थोड़ी सी कोई गर्म जगह देखता हूँ कि थोड़ा सा अपना सिर छुपा के बैठ जाऊँ। बाकी देख लो भाई बिल्डिंग वगैरह, बाकी सड़क वगैरह भी देख लो, यहाँ पर पूरी बर्फ़ की ही होती है। आपको बिल्कुल सड़क, काली सड़क कहीं पे दिखेगा नहीं। पार्किंग वगैरह के व्यू आपको बर्फ़ के ऊपर ही पार्क करनी होती है। तो भाई सारा सिस्टम यहाँ पे ऐसा ही चलता है, बर्फ़ के ऊपर ही ज़िंदगी चलती है यहाँ की। बाकी ना देखो यहाँ पे अंदर कुछ एरिया बना हुआ है इसी बिल्डिंग के अंदर, वहाँ पे भी आपको ये दिखाया हुआ है कि किस टाइप से ये बर्फ़ तोड़ते हुए जाते थे ये शिप।
और शिप के कुछ मिनिएचर्स भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें भी ख़रीद सकते हो जो इसी चीज़ से रिलेटेड है, आइस ब्रेकर शिप से कुछ सोवेनियर्स वगैरह ख़रीद सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो आपको बढ़िया करके दिखाया हुआ है कि कैसे चलता है, द मोस्ट आइस ब्रेकिंग एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। बाकी ये देखो यहाँ पे अंदर ऐसे सामान ख़रीदने की काफ़ी सारी ऑप्शंस बनी हुई हैं। ये पूरे हॉलवे में आपको ऐसे यहाँ सामान बिकता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से आप टिकट लेके स्नो कैसल के अंदर भी जा सकते हो। तो अभी मैं आप चाहूँ भाई, ये केमी का ना ये हार्बर है। हार्बर वो जगह होती है जहाँ पे मतलब छोटी छोटी बोट्स और मतलब याच वगैरह पे डॉक की जाती हैं। पीछे देखो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा समुद्र का एरिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग स्पॉट भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपनी बोट लगा देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे किसी ने बोट लगा नहीं रखी, लोग अपनी बोट यहाँ ऊपर ले आते हैं क्योंकि बर्फ़ में पड़े पड़े जब बर्फ़ जम जाती है, हार्ड सिल्लियाँ बन जाती है, तो उनमें उनकी बर्फ़ टूट भी सकती है, नुकसान हो सकता है बोट को। इसलिए सब लोगों ने अपनी बोट उतार के यहाँ पे लगा दिया है या फिर अपने घर के आंगन में जाके लगा देते हैं। इनके पास एक गाड़ी होती है, उसके ऊपर बोट को रख के अपने घर ले जाते हैं। बाकी यहाँ का जो केमी जो शहर है, ये वैसे तो छोटा सा शहर है, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ मतलब 15 से 20 हज़ार लोगों के आसपास है। लेकिन यहाँ पे एक पोर्ट है जिसकी वजह से ये टाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस मतलब ये पोर्ट फिनलैंड का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, तो इस वजह से यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा शिपमेंट जाती हैं टिम्बर की और भी काफ़ी चीज़ों की, जो हैवी चीज़ें होती हैं उन सब की शिपमेंट इसी पोर्ट से ही जाती है, केमी पोर्ट से। तो अभी जो मैं इसका हार्बर का एरिया है वो सारा घूम रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई एक म्यूज़ियम है जिसकी एंट्री फ्री होती है, तो शायद मैं थोड़ा सा म्यूज़ियम देखने जाऊँगा, यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आएगी क्या है। लेकिन बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ पे भाई बहुत ही मतलब ठंडा एरिया है और अभी थोड़ा सा बर्फ़ में थोड़ा सा आराम मिला है। लेकिन यहाँ ज़मीन के ऊपर इतनी ज़्यादा फ्रेश बर्फ़ हो चुकी है क्योंकि सिर्फ आधा घंटा ही बर्फ़ पड़ी और उसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ आ गई क्योंकि बहुत मोटी बर्फ़बारी हो रही थी। तो अभी थोड़ा सा भी इस केमी शहर को और टटोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ दिलचस्प है। बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ ही होती है वो ही इतनी दिलचस्प होती है। यहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी देख के मेरे को तो इतना एक्साइटिंग फील होता है क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए नॉर्मल नहीं है। हमारा इन नॉर्मल ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ ठीक है, किसी किसी जगह पे हमारे को बर्फ़ देखने को मिल जाती है, लेकिन वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलेगी आपको, शिमला, कुल्लू मनाली। लेकिन यहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं, मतलब नॉर्मल जो शहर होते हैं, उनमें भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ होने के बावजूद भी ज़िंदगी चलती रहती है, तो वो थोड़ा सा एक दिलचस्प चीज़ हो जाती है। देख लो भाई, घर यहाँ पे पूरी सड़कें, सब गाड़ियाँ, ये वो सब कुछ इतना जम रखा है ना। ये देखो ये गाड़ी खड़ी हुई है कैसे जमी हुई है। बाकी यहाँ पे देखो फिनलैंड पे जो फिनलैंड की नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर ऐसे फिन लिखा हुआ होता है, मतलब EU का साइन बना होगा और साथ में फिन लिखा हुआ होगा, तो ये यहाँ का साइन होता है फिनलैंड की कंट्री का। बाकी देख लो यार सब कुछ इतना जमा हुआ है, ये देखो बहुत ज़्यादा। इस जगह का नाम मेरे ख्याल से बर्फ़ लैंड होना चाहिए, फिनलैंड नहीं होना चाहिए। देखो भाई थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है और ये मशीन्स पहले ही बाहर आ गई हैं यहाँ पे बर्फ़ साफ़ करने के लिए। तो बहुत तरीके से काम होता है भाई यहाँ पे, मतलब ज़रूरत आते ही उस चीज़ को काम शुरू हो जाता है। बाकी अब हम ना एक म्यूज़ियम में आ गए, यहाँ का हिस्ट्री म्यूज़ियम है और आर्ट म्यूज़ियम है। वहाँ पे ये कॉमिक्स वाला सीन मिल गया, काफ़ी सारे इन्होंने कार्टून बना रखे हैं। देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन भाई साहब बैठे हैं, बैटमैन, और एक मेरा जो सबसे फेवरेट कार्टून होता था वो था टिंटिन। टिंटिन का भी इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पे एक फ़नी चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो यहाँ पे एक भाई साहब बिठा रखे हैं, जैसे जो 9 to 5 जॉब करते हैं ना, टाइपराइटर लेके बैठा हुआ है भाई, काम कर रहा है, कितना उदास लग रहा है, सिर के ऊपर 3 बाल है गिनती के। बाकी यहाँ पे कुछ कॉमिक्स वगैरह भी रखी हुई हैं। अभी यहाँ पे हिस्ट्री म्यूज़ियम है, मेन मैं हिस्ट्री म्यूज़ियम देखने आया हूँ, लेकिन मुझे ये टिंटिन दिख गया तो टिंटिन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये देखो ये टिंटिन की कॉमिक्स पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने कभी टिंटिन की कॉमिक्स पढ़ी हो या फिर आपको कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हो, मुझे कमेंट करके बता देना। और ये यहाँ का हिस्ट्री म्यूज़ियम है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हुई हैं, पर अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये देखो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे बिल्डिंग्स जैसे इनकी पुरानी होती थी, मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें और यहाँ की जो भी हिस्ट्री है, कल्चर है, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। वैसे तो फिनलैंड को और साथ में जो ये सिटी है केमी, इसको वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी और वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर भी पुलिस का दिखा रखा है। वैसे यहाँ पे पुलिस को ज़्यादा काम होता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्राइम्स तो होते ही नहीं है, बहुत मतलब सीरियस क्राइम बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। छोटा मोटा कुछ हो जाए तो हो जाए, फिर यहाँ पे पुलिस का दिखा रखा है। पुलिस का जो पहले टाइम में पुलिस वो सारा सामान यूज़ किया करती थी, हथकड़ी और ये सब चीज़ें, तो इंटरेस्टिंग है। बाकी केमी की ना लगभग 18 से 19 हज़ार की पॉपुलेशन है और फिनलैंड की वैसे कोई ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। कंट्री काफ़ी बड़ी है लेकिन लोग बहुत कम रहते हैं। बाकी बात करेंगे इनके रिलीजन की, पीछे मेरे पीछे आपको ये चर्च दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। एक लूथरन क्रिश्चियन होते हैं, मुझे अब डिटेल में नहीं पता है लूथरन क्रिश्चियन में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उनका ये काफ़ी हिस्टोरिक चर्च बना हुआ है जो मतलब 70% के आसपास जो फिनिश लोग हैं और इस टाउन के भी लोग वो धर्म को फॉलो करते हैं।
क्रिश्चियनिटी को। बाकी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन फिनलैंड में, पूरे स्कैंडिनेविया में ऐसी भी है जो किसी धर्म को फॉलो ही नहीं करता है। और बाकी कुछ एक बाकी जो अदर रिलीजन आ जाते हैं, कुछ बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, कुछ इस्लाम फॉलो करते हैं, पर मोस्टली जो है जो डोमिनेंट रिलीजन है वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही है। बाकी अभी मेरा जो केमी का सफ़र है, छोटा सा टाउन है, मैंने आपको देख लिया, दिखा दिया आपको जितना भी दिखाना था, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे बर्फीली सड़कें हैं, इसका आप मज़ा ले सकते हो। देखो जहाँ भी देखोगे आपको बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, ऐसी सड़कें दिखाई देंगी। तो मौसम अच्छा है, ठंडा होता है। तो अगर कभी यहाँ का प्लान कर रहे हो फिनलैंड आने का, तो भाई पूरा मतलब अपने गेयर होने चाहिए, कपड़े वपड़े पूरे ढंग से होने चाहिए। यहाँ से ख़रीद भी सकते हो, लेकिन बहुत महंगे पड़ जाते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, नहीं भी लगा हो तब भी यार लाइक तो दे ही देना। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।